कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का रिवीजन। तो ये रहा अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिवीजन के लिए अपना नोट्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज बताओ, सबसे पहले चीज बताओ क्या करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, एक बात बताओ, इस एक्ट का इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर ये एक्ट कब आया, कैसे आया, किसने लाया। ठीक है, सबसे पहला ये जो एक्ट है ये आया कब था? तो भैया ये एक्ट आया कब था? ये एक्ट आया था, ये एक्ट आया था 1872 में। 1872 में यानी जब इंडिया में एक्ट पार्लियामेंट, इंडिया में जो भी एक्ट पास होते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू होते हैं। बट 1872 में इंडिया के पास पार्लियामेंट तो था नहीं। तो हुआ क्या, ये एक्ट पास कब हुआ था? 1872 में। ये एक्ट पास कब हुआ था? 1872 में। ये एक्ट पास हुआ था 1872 में। किसने पास करा था इसको? पास करा था ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम, यानी ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को पास करवाया था। और उस टाइम पे जब यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का यहाँ पे एक असेंबली था जिसको बोलते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। क्या बोलते थे? इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पास किया था। और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ये इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर बेस्ड है। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी, इंग्लिश कॉमन लॉ के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहली चीज, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर एसेंट कब मिला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एसेंट कब मिला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एसेंट मिला था 25 अप्रैल 1872 को। और ये केम इनटू फोर्स, यानी इंडिया में एप्लीकेबल होना स्टार्ट हुआ है। एप्लीकेबल हो गया था 1 सितंबर 1872 से। पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। लेकिन जब ये एप्लीकेबल हुआ था उस टाइम था यहाँ पे ये वर्ड इंक्लूडिंग नहीं, ये वर्ड था एक्सेप्ट। यहाँ पे वर्ड क्या था? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज दिया हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर को क्या दिया हुआ था? स्पेशल प्रिविलेज, आर्टिकल 370 के तहत। बट जब ये आर्टिकल 370 क्या हुआ? अमेंड हुआ। क्या हुआ? अमेंड। बहुत लोग बोलते हैं कि रिपील्ड हो गया। क्या बोलते हैं? बहुत लोग बोलते हैं रिपील्ड हो गया। तो भैया ये रिपील्ड नहीं हुआ था, यानी इसको उखाड़ के नहीं फेंका गया, इसको सिर्फ अमेंड किया गया था। ये आर्टिकल 370 को हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, यानी हमारे बीजेपी के द्वारा इसको क्या किया गया था? अमेंड किया गया। और अब इंडिया में जो भी एक्ट बनेंगे वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल होगा एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो यानी जब ये एक्ट बना तब क्या था? जब ये एक्ट बना तब ये एक्ट पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट आफ्टर अमेंडिंग द आर्टिकल 370 ये जो एक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया है। ठीक है, जब ये एक्ट बना था तो इसमें 266 सेक्शन थे। जब ये एक्ट बना था तो इसमें 266 सेक्शन थे। लेकिन 1930 में बटा 1930 में, ध्यान दो 1930 में, इन द ईयर 1930, 1930 में हुआ क्या? 1930 में सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 123, 1930 में सेक्शन 76 से लेके 123 को सेपरेट करके बना दिया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। एंड 1932 में सेक्शन 239 से 266 को सेपरेट करके बना दिया गया द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यहाँ पे मेंशन कर लेना, ये पार्टनरशिप नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है, प्रेजेंटली यानी अभी के सिचुएशन में सेक्शन 1 से लेके 175 तक जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डील होता है। ठीक है, एंड उसके बाद सेक्शन 124 से लेके 238 तक ये कवर करता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को, जिसमें आता है बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी। ठीक है, ओके। और क्या लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना उसका कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हुआ है, यानी पास्ट में जाके उस
उसको अमेंड नहीं कर सकते, या उससे पास्ट में जाकर कोई उसका रिलेशन नहीं होगा प्रेजेंट से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आप लोग बात करते हैं कि भैया आखिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो बहुत देर से नाम सुन रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट, कान पक गया भैया कॉन्ट्रैक्ट का नाम सुन सुन के। बट ये आखिर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या होता है ये कॉन्ट्रैक्ट? तो सुनो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सुनो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज एच बेटा डेफिनेशनल सेक्शन में, ब्रैकेट में डेफिनेशनल सेक्शन के से एनी सेक्शन, जो भी डेफिनेशनल सेक्शन होंगे उसके साथ क्लॉज आएगा, सबसेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, अन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक अग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट में साथ ही साथ क्या चाहिए, इनफोर्सेबिलिटी चाहिए। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को, यानी एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनफोर्सेबल होना पड़ेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनफोर्सेबल होना पड़ेगा। यानी अगर एग्रीमेंट में इनफोर्सेबिलिटी वाला नेचर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर एग्रीमेंट में इनफोर्सेबिलिटी वाला नेचर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बट अगर अग्रीमेंट इनफोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो सिर्फ अग्रीमेंट ही बन के रह जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H, एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब एक बात बताओ, तो भैया एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है? तो एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया, एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज ई में, एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज ई में। और क्या बोला गया, सुनो, और क्या बोला गया ये सुनो, सुन लो नालायक, सुन लो क्या बोला गया। ठीक है, देखो क्या बोला गया, क्या बोला गया, एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या बोल रहा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब कुछ ऐसे समझो, मतलब कुछ ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने कहा कि मैं अपना कार तुमको सेल करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा कार लोगे? तो मिस्टर बी बोला कि हाँ मैं तुम्हारा कार लूंगा 1 लाख रुपए में। मिस्टर ए ने बोला मैं अपना कार बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में, क्या तुम मेरा कार 1 लाख रुपए में लोगे? तो मिस्टर बी बोलता कि हाँ मैं तुम्हारा कार परचेज करूंगा। अब देखो, मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, वो 1 लाख रुपए, एंड मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, वो कार। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तो कंसिडरेशन हुआ, मिस्टर ए के लिए प्रॉमिस क्या हुआ, मिस्टर ए क्या देगा, कार देगा, मिस्टर बी क्या देगा, पैसे। तो मिस्टर ए क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं 1 लाख रुपए के बदले में मैं तुमको अपना कार सेल करूंगा। मिस्टर बी क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे कार के बदले में 1 लाख रुपए दूंगा। तो ये जो प्रॉमिस है, ये जो प्रॉमिस है, ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस या तो सिंगल भी हो सकता है, नहीं तो सेट में भी हो सकता है, यानी एक के बदले दूसरा प्रॉमिस। ठीक है, तो समझ में आया, एवरी प्रॉमिस या तो सिंगल प्रॉमिस होगा, नहीं तो सेटअप प्रॉमिस होगा। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेटअप प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। ये लैटिन मैक्सिमा है, ये लैटिन मैक्सिमा है जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। और समथिंग इन रिटर्न क्या था, कार के बदले क्या था, पैसा, और पैसे के बदले क्या था, कार। ठीक है, तो एग्रीमेंट क्या हुआ, बोल सकते हैं ऑफर, ये एक्सेप्टेंस नहीं बेटा, प्रॉमिस,
प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है, ये क्या हुआ, एग्रीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, एक चीज नोटिस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन पढ़े, उसमें एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो फिर हमने एग्रीमेंट का चीरफाड़ किया। जब अपन लोगों ने एग्रीमेंट पढ़ा तो इसमें एक टर्म आया प्रॉमिस। जब अपन लोगों ने एग्रीमेंट पढ़ा तो इसमें एक टर्म आया प्रॉमिस। तो चलो शुरू करते हैं कि प्रॉमिस क्या होता है। ठीक है, प्रॉमिस क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज बी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज बी, व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा, मिस्टर बी की मुंडी टेढ़ी हो गई, मैं फिर से बना देता हूं। ठीक है, देखो, अब देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, ये ए है, ये बी है, इसने इसे एक ऑफर दिया, मैं अपना पेन बेचना चाहता हूं। ये है मोटू, ऐसे समझो, ये है मोटू, ये है पतलू। मोटू ने बोला पतलू को कि मैं अपना पेन बेचना चाहता हूं। दैट मीन्स मोटू ने प्रपोजल दिया या ऑफर दिया। मोटू ने क्या किया, प्रपोजल प्रपोजल या ऑफर दिया, किसको, पतलू को। ठीक है, तो जब मोटू ने क्या दिया, प्रपोजल, किसको, पतलू को। ठीक है, और अगर पतलू इस ऑफर के ऊपर अपना असेंट दे दे या इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो ये ऑफर एक्सेप्टेड कहलाएगा, ये ऑफर एक्सेप्टेड कहलाएगा। जब मोटू जब मोटू क्या कर ले, जब पतलू क्या कर ले, मोटू के दिए हुए ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो ये क्या, प्रपोजल एक्सेप्टेड कहलाएगा। और जब प्रपोजल बेटा एक्सेप्ट हो जाता है, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है उसी को बोलते हैं प्रॉमिस। तो मैं बोलूं प्रपोजल एंड एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, यानी जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा वही क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। यानी जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा वही क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। ठीक है, तो अपन लोगों ने अभी तक 3 डेफिनेशन पढ़े। पहला कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज एच, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें आई, एन एग्रीमेंट और इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो सबसे पहली चीज एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्लॉज ई, सेक्शन 2 क्लॉज ई, every promise and every set of promise forming the consideration for each other, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is called agreement. ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट का डेफिनेशन में क्या है, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस को डिफाइन किया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज बी में, कि प्रॉमिस क्या होता है, कि मैंने किसी को ऑफर दिया, मैंने किसी को प्रपोजल, मैंने किसी को ऑफर या प्रपोजल दिया और सामने वाले इंसान ने उस ऑफर या प्रपोजल के ऊपर अपना एसेंट दे दिया, यानी उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब हमारा प्रपोजल या ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा उसी को बोलेंगे अपन लोग प्रॉमिस। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अभी 3 चीजें अपन लोगों ने पढ़ी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, प्रपोजल, प्रॉमिस। अब पढ़ने वाले हैं इनफोर्सिबिलिटी, तो बचा हुआ है अपना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। तो इनफोर्सिबिलिटी क्या होता है वो अभी अपन लोग देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबिलिटी, तो देखो, इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब, इनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब जो कि क्या क्रिएट करे, जो कि क्या क्रिएट करे। इनफोर्सेबल का बाय लॉ का मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, ऐसा अग्रीमेंट, ऐसा अग्रीमेंट, ऐसा अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, ऐसा अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, ठीक है, एक काम करो, मेरे पास तो स्पेस है यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूं, एग्रीमेंट जो होगा, ये जो एक मिनट, मैं इंक चेंज कर लूं। ठीक है, चलो, ये जो अग्रीमेंट होगा, इसको शाहरुख खान बनाओ पहले, शाहरुख खान बनाओ, जल्दी 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 जल्दी, शाहरुख खान बनाओ। दैट मीन्स 2 हाथ निकालो इसका, डीडीएलजे वाला शाहरुख खान बनेगा। चलो, एग्रीमेंट 2 तरह का होगा, एक होगा कमर्शियल
अग्रीमेंट और दूसरा होगा नॉन कमर्शियल अग्रीमेंट। ठीक है, एक होगा कमर्शियल एग्रीमेंट और दूसरा होगा नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट। एक है कमर्शियल एग्रीमेंट और दूसरा है नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट। देखो, ये जो कमर्शियल एग्रीमेंट है, ये जो कमर्शियल एग्रीमेंट है, ये ये यही कमर्शियल एग्रीमेंट आगे जाके क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसमें क्या क्रिएट होता है, लीगल ऑब्लिगेशन। बट ये जो नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं सोशल या डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन। से फॉर एग्जांपल यहां देखो, से फॉर एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हैं। तो क्या है सर एग्जाम्पल, जल्दी बताओ, वेट नहीं हो रहा। तो देखो, अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है अपना, ये है अपना नालायक अमरजीत। ये है कौन, नालायक अमरजीत। इसने पूरे क्लास को बोला, इसने पूरे क्लास को बोला कि अगर अगर मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, अगर मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाता है 90% मार्क्स से, 90% मार्क्स से, अगर मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया 90% मार्क्स से, ठीक है, तो मैं पूरे क्लास के बच्चों को क्या दूंगा, पार्टी। क्या दूंगा, मैं पूरे क्लास के बच्चों को दूंगा पार्टी। अब हुआ क्या, इसका फाउंडेशन क्लियर हो गया, इसने लाया 92%, इसका आया कितना आया, 92%। अब हुआ क्या, इसने डेट फिक्स किया हुआ था कि भैया अपन लोग 16 अगस्त को 16 अगस्त को कहां चलेंगे, 16 अगस्त को चलेंगे अपन लोग, 16 अगस्त को चलेंगे अपन लोग डोमिनोज। डोमिनोज, ठीक है, शाम के 5 बजे, शाम के 5 बजे अपन लोग चलेंगे डोमिनोज। सारे सारे फ्रेंड यानी अमरजीत के जितने भी क्लासमेट थे वो कितने बजे पहुंच गए, 4:45 में ही पहुंच गए कि भैया आज देगा अमरजीत पार्टी। तो 4:45 में वो सभी लोग पहुंच गए। ठीक है, अब हुआ क्या, 4:45 हो गया, 4:45 में सब पहुंच गए ये सोच के कि अमरजीत तो आ ही गया होगा, लेकिन अमरजीत नहीं आया। 5 बज गए, अमरजीत नहीं आया। 5:30 हो गया, अमरजीत नहीं आया। 6 बज गया, अमरजीत नहीं आया। अब देखो हुआ क्या, सब लोग वापस चले गए। अगले दिन जब मैं क्लास पहुंचता हूं तो बच्चे क्या बोल रहे हैं, भैया हम अमरजीत के ऊपर, हम अमरजीत को सीव करना चाहते हैं, हम अमरजीत को क्या करना चाहते हैं, सीव। मैंने बोला क्या हुआ भाई, तो उन्होंने बोला भैया उसने 5 बजे बुलाया था, डोमिनोज की पार्टी देंगे, लेकिन वो आया नहीं, तो मैं उसके ऊपर सीव करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला बेटा तुम सीव नहीं कर सकते, मैंने इनसे बोला बेटा तुम सीव नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट है, ये सोशल ऑब्लिगेशन है, ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। ये डोमेस्टिक और सोशल एग्रीमेंट है, यानी नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट है। अगर ये ब्रीच भी हो जाता है तो तुम सामने वाले के ऊपर सीव नहीं कर सकते, यानी सामने वाले को सीव नहीं कर सकते, यानी केस फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ में आया कि अग्रीमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कमर्शियल एग्रीमेंट, दूसरा होता है नॉन कमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ देखो, सो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ ओनली विथ। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ किसके साथ डील करता है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करता है सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन के साथ, ना कि डोमेस्टिक और सोशल ऑब्लिगेशन के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बनाया है, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया था कि सबसे पहले ऑफर या प्रपोजल आता है। ऑफर या प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है एक्सेप्टेड प्रपोजल यानी अग्रीमेंट।
जब एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आ जाती है, जब एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आ जाती है तो वही क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट का रूप धारण कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी भैया क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़िए। अब नहीं सुनना मेरे को अमरजीत का कोई भी पार्टी का बात, नालायक है वो, पार्टी नहीं देता। चलो अमरजीत की बात नहीं करेंगे, अमरजीत की बात अब क्लास में नहीं होगी, अमरजीत की बात अब क्लास में नहीं होगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो एक बात बताओ, ऊपर हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, इनफोर्सेबिलिटी क्या होता है। अब पढ़ना है अपने को एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन से एलिमेंट वैलिड बनाते हैं। तो एज पर सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 10, ठीक है, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। हाँ भैया एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर तुम्हारा अग्रीमेंट जो है, अगर तुम्हारा एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। पार्टी का कंपिटेंसी होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 10 में क्या नहीं दिए हुए है, तो सेक्शन 10 में क्या नहीं दिए हुए है, जो अदर एसेंशियल एलिमेंट है, देयर मस्ट बी टू पार्टी। अरे कम से कम कॉन्ट्रैक्ट करने के दो पार्टी होना चाहिए, दोनों पार्टी का इंटेंशन क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, नहीं लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, ठीक है। जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगे क्या उसको फुलफिल करना चाहिए, जी हाँ। मीनिंग सर्टेन होना चाहिए और पॉसिबिलिटी होना चाहिए, परफॉर्मेंस का पॉसिबिलिटी होना चाहिए, तभी जाके तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकेंगे, तभी जाके तो एग्रीमेंट को क्या कर सकेंगे, एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप धारण करेगा, ठीक है। अब देखो, अब एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट, यानी शुड बी प्रेजेंट, यानी फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। सबसे पहला देयर मस्ट बी टू पार्टी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट कितने पार्टी होनी चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट कितने पार्टी होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट होनी चाहिए दो पार्टी, ठीक है। एटलीस्ट कितने पार्टी होनी चाहिए, दो पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टी का जो इंटेंशन होना चाहिए, पार्टी का इंटेंशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होना चाहिए पार्टी का इंटेंशन। नेक्स्ट, बाकी सारे अदर फॉर्मेलिटीज जो होंगे वो भी कंप्लीट करना चाहिए, अदर फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना चाहिए। यानी अगर बोलता है कि एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, तो तुम्हारा एग्रीमेंट रिटेन होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्मेलिटी तो कंप्लीट नहीं हुआ। यानी बोला हुआ है, पार्टी ने बोल रखा है कि एग्रीमेंट हम करेंगे बट रिटेन करेंगे, ओरल नहीं होगा, तो तुमको रिटेन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ओके, एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो पार्टी मस्ट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन में एक बहुत ही फेमस केस लॉ है बेलफर वर्सेस बेलफर। अब ये हुआ क्या, सोशल डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट, मैंने पहले ही बोला था कि सोशल डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट जो होगा वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। हुआ क्या, एक हस्बैंड जो है, एक हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ को प्रॉमिस करता है कि मैं हर महीने तुमको तुम्हारे नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए हर महीने तुमको क्या दूंगा, पैसे दूंगा, ठीक है। बट हुआ क्या, वो बोला था एवरी मंथ, उसने प्रॉमिस किया था कि वो पैसे देगा, ठीक है। बट हुआ क्या, हस्बैंड फेल टू पे, हस्बैंड फेल टू पे, तो वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने स्यू कर दिया हस्बैंड को, हस्बैंड दे नहीं पाया पैसा, तो वाइफ ने क्या किया, अमाउंट के रिकवरी के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि ये सुनो, यहां देखो, यहां ये जो तुमने स्यू फाइल, ये जो तुमने स्यू किया अपने हस्बैंड को, यानी अपने पति को जो तुमने स्यू किया है, वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। डोमेस्टिक सोशल और डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट है और ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ये डोमेस्टिक और सोशल नेचर का एग्रीमेंट है, ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये लीगल रिलेशन या लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, ये सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है या डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। इस वजह से ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैंने बता दिया था अदर फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लाइड विथ में, कि अगर बोला जा रहा है कि जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो रिटेन होना चाहिए, तो एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का जो मीनिंग है
एग्रीमेंट का जो मीनिंग है वो सर्टेन होना चाहिए, वो क्या नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, या फिर इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए। मतलब हम क्या बोल रहे हैं वो समझ ही में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हो कट एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस का पॉसिबिलिटी होना चाहिए, एग्रीमेंट में परफॉर्मेंस का पॉसिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या हुआ, परफॉर्मेंस जो है वो कैपेबल होना चाहिए, यानी एग्रीमेंट जो है वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। इम्पॉसिबल चीज के लिए हम अग्रीमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, छोड़ो, मैं नहीं बोल रहा हूं, अमरजीत बोल रहा है अपनी पड़ोसन को, अरे पड़ोसन मतलब पड़ोस में कोई होगी, कि मैं तुम्हारे कदमों में चांद तारे बिछा दूंगा, तुम मेरे से शादी कर लो। अब कोई इसको बताओ जरा कि चांद तारे क्या इसने लटका के रखे हुए हैं आसमान में? अरे ये चांद तारा लाना पॉसिबल है? जी नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये अग्रीमेंट जो है ये परफॉर्म करने लायक है? जी नहीं। तो एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? पॉसिबिलिटी किस चीज का? परफॉर्मेंस का। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समय टाइम नहीं है, रिवीजन कराना हूँ, क्लास में एकदम चीड़ फाड़ के पढ़ा है मैंने। चलो देखो क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, क्या बोल रहा है? सबसे पहले ही, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने का, क्या? देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन अग्रीमेंट, ठीक है। एंड ये अग्रीमेंट कैसे बना होगा? ये अग्रीमेंट बना होगा प्रपोजल देके, और ये प्रपोजल जब सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया होगा तो वो क्या बन गया होगा? प्रॉमिस। और प्रॉमिस में क्या आ गया होगा? कंसिडरेशन। तो क्या बन गया होगा? अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट में आई होगी इन्फोर्सेबिलिटी, जिसकी वजह से वो बना होगा, क्या बना होगा? तो जिसकी वजह से वो बना होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है, फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। यानी मैं सामने वाले से जोर जबरदस्ती करा के नहीं बोल सकता कि चल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो मेरे से, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में इंटर, फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम जो बोलना चाह रहे हैं सामने वाला उसको सही से समझ रहा है, यानी आइडेंटिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, या फिर उसको बोलते हैं कंसेंसस, और कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस, कंसेंसस एड इडम, दैट मींस सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं तुम समझ भी वही रहे हो, यानी मैं जो तुमको बोल रहा हूं तुम वही समझ रहे हो, यानी इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ माइंड। मैं जो तुमको बोल रहा हूं तुम समझ भी वही रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और बोल रहा हूं तुम समझ कुछ और रहे हो, मैं कुछ और बोल रहा हूं तुम समझ कुछ और रहे हो, और तुम उसका मीनिंग कुछ और निकाल रहे हो। तो ये फ्री कंसेंट नहीं हुआ, यानी आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं हुई। क्लियर है? ओके भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है अपना? कैपेसिटी ऑफ पार्टी। एक बात बताओ, अरे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या पार्टी के पास कैपेसिटी होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टी के पास कैपेसिटी होना चाहिए। कौन सा कैपेसिटी? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टी के पास कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? कि वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। अब मेजर क्या होता है, साउंड माइंड क्या होता है, नॉट डिस्क्वालिफाइड क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको इसमें, ठीक है, तो आप वहां से कर लेना। अब देखो, मेजर क्या होता है? जिसने 18 साल का एज कंप्लीट कर लिया। और साउंड माइंड क्या होता है? कि जिसके पास सोचने समझने की क्षमता है, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसको किसी भी लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना अनिवार्य है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना अनिवार्य है। कंसिडरेशन रेफर्स टू, जिसका लैटिन वर्ड है मैंने ऊपर बताया, क्विड प्रो क्यू, जिसका मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। अरे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे को फ्री में कुछ देना चाहोगे? जी नहीं, यानी उसके बदले में तुम कुछ लोगे, यानी पैसे लोगे। तो मेरे से जो बदले में पैसे ले रहे हो वही क्या हुआ? समथिंग इन रिटर्न। नेक्स्ट, हमारा जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए या कंसिडरेशन वो लीगल होना चाहिए, यानी
तब जाके वो क्या कहलाएगा, अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। अदरवाइज हमारा ना कंसिडरेशन लीगल है ना ऑब्जेक्ट हमारा लीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी हमारा जो अग्रीमेंट है वो इलीगल या वॉइड नहीं होना चाहिए। हमारा जो एग्रीमेंट है वो इलीगल या वॉइड नहीं होना चाहिए। हमारा एग्रीमेंट इलीगल या वॉइड नहीं होना चाहिए। और हम ये किसी को नहीं बोल सकते है ना कि तुम मिस्टर एक्स का एकदम खून से सना हुआ गला लाके मुझे दो, मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। छोड़ो, तुम मुझे मिस्टर एक्स का खून से सला हुआ गला काट के लाके दो, मैं उसके बदले में तुमको गांजा सप्लाई करूंगा। तो हमारा कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है और ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कितना सुंदर से चार्ट बना हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, पार्टी के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी होगी वो कंप्लाइड करनी चाहिए, पार्टी जो है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए, परफॉर्मेंस पॉसिबल होना चाहिए, मीनिंग निकल के आना चाहिए, मीनिंग निकल के आना चाहिए, हमारा लॉ ऑब्जेक्ट जो लॉफुल होना चाहिए और फ्री कंसेंट होना चाहिए। तब जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तब जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बेटा डिवाइड किया गया, देख ले 5 पार्ट में। पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो ये दोनों है ना ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, बोलोगे भैया डिफरेंस क्या है, आगे चल के पढ़ेंगे डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट के कितने पार्ट्स हुए, तो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट के कितने पार्ट हुए। तो सबसे पहला है कितने पार्ट हुए में, सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक बात बता, एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इनफोर्सेबल। अरे वैसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल है, अरे वही तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वैसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल है वही तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यानी एक और टर्म में मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि किसी अग्रीमेंट में नहीं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में, अगर कॉन्ट्रैक्ट ये जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सारे एसेंशियल एलिमेंट को कंटेन करेगा, उसी को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारा एसेंशियल एलिमेंट क्या है, मौजूद है, उसको बोलते हैं क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज जे में डिफाइन किया गया है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ। ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ, इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जब मैंने किया था उस टाइम उसको परफॉर्म करना पॉसिबल था, लेकिन ड्यू टू चेंज इन सिचुएशन और लॉ नाउ इट कैन नॉट बी परफॉर्म और नाउ इट कैन नॉट बी इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, इज कॉल्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्ट में इनफोर्सेबल नहीं है, उसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या बोलते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो क्या लिख रहा है, मिस्टर एक्स एग्री टू राइट अ बुक विद अ पब्लिशर। अरे कोई मिस्टर एक्स था जो पब्लिशर के साथ बुक लिखने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन कुछ दिन बाद मिस्टर एक्स जो है वो मर गया। अब एक बात बताओ, जब मिस्टर एक्स का डेथ हो गया तो क्या उसका भूत आके लिखेगा बुक? मेरे को बात बता, क्या उसका भूत आके लिखेगा बुक? नहीं ना। अब क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल है? जी नहीं, पॉसिबल नहीं है। यानी अब परफॉर्मेंस क्या हो गया, इम्पॉसिबल। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज आई में। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी और मोर पार्टी but not the option of other or others is a voidable contract। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनफोर्सेबल है या तो एक पार्टी के साइड से या एक से ज्यादा पार्टी के साइड से, लेकिन सारे पार्टी के साइड से इनफोर्सेबल नहीं है।
सारे पार्टी के साइड से इन्फोर्सेबल नहीं है। दैट मीन्स इसमें क्या है, दैट मीन्स इसमें क्या है, तो इसमें क्या है भैया, इसमें क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ है, तभी तो वो किसी अगले पार्टी के साइड से इन्फोर्सेबल नहीं है, एक ही पार्टी के साइड से इन्फोर्सेबल है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल मैं यहीं पे दे देता हूँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल मैं यहीं पे दे देता हूँ। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट है मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नेक्स्ट है फ्रॉड। ये चार चीज, ये चार केस, ये चार केस क्या है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये चार एलिमेंट मौजूद हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। नेक्स्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अगला क्या है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अगला क्या है इलीगल। अरे नाम से ही क्या है इलीगल, इलीगल का मतलब वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको करने के लिए लॉ ने मना कर रखा है, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच द लॉ फॉरबिड टू बी मेड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ ने करने के लिए मना कर रखा है उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स, यानी ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक फ्रेज है, इसमें एक चीज है जो बोलता है ऑल इलीगल अग्रीमेंट आर वॉइड। देखो जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होंगे, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड होंगे, लेकिन जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होंगे वो जरूरी नहीं है कि इलीगल हो, वो जरूरी नहीं है इलीगल हो। मतलब भैया, मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब ये हुआ वॉइड एग्रीमेंट क्या था, वॉइड एग्रीमेंट क्या था, ऐसा एग्रीमेंट जो जिसमें पॉसिबिलिटी पॉसिबल है नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इलीगल एग्रीमेंट में पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस हो। अगर मैं तुमको बोल दूं मेरे को 2 बोतल दारू चाहिए, तो क्या तुम मेरे को 2 बोतल दारू अवेलेबल करा सकते हो, तो हाँ भैया जी भैया मैं आपको 2 बोतल दारू अवेलेबल करा सकता हूँ एंड ये पॉसिबल है। लेकिन मैं बोल दूं तू वो मिस्टर एक्स से जाके वो दारू का बॉटल लेके आ जो मर चुका है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो जितना भी इलीगल एग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, लेकिन जितने भी वॉइड एग्रीमेंट होंगे जरूर नहीं कि वो इलीगल हो। वैसे ही ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो अग्रीमेंट होगा, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो अग्रीमेंट होगा, लेकिन जो भी अग्रीमेंट होगा जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है, बट एग्रीमेंट जो है जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने, यानी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोगों ने ये भी देख लिया इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्योंकि नेक्स्ट है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी वैसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सब्सटेंस में तो बढ़िया है, जो गुड इन सब्सटेंस, यानी जिसका जिसका जो कंटेंट जो है वो कंटेंट तो बढ़िया है लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है। कंटेंट बढ़िया होने के बावजूद भी उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, जैसे राइटिंग में नहीं है, तो जब राइटिंग में नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल होगा नहीं होगा। बार्ड बाय लिमिटेशन, अरे बहुत समय बीत जाने के बाद आए हो तुम कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देने, तो ये परफॉर्मेंस अनइनफोर्सेबल कहलाएगा, ये परफॉर्मेंस क्या कहलाएगा, अनइनफोर्सेबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट हुए सबसे पहला वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा हुआ सबसे पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है वर्डेबल, चौथा है इनफोर्सेबल, पांचवा है सॉरी चौथा है इलीगल और पांचवा है अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट अपन लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के क्या करते हैं, आगे बढ़ के अपन लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी फॉर्मेशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो फॉर्मेशन के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है, सबसे पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में, सबसे पहला पार्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म है, a contract would have been express contract if the term are expressed, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म अगर बाय वर्ड और इन राइटिंग अगर एक्सप्रेस किया हुआ है तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी लिख के या बोल के किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को बोल सकते हैं हम इशारों इशारों में, क्या इशारों इशारों में, या फिर बाय इंप्लीकेशन या बाय कंडक्ट या बाय एक्ट, बाय इंप्लीकेशन बाय कंडक्ट या बाय एक्ट, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इंप्लीकेशन के थ्रू, जो इंप्लीकेशन के थ्रू या फिर जो एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, अगला है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट का मतलब होता है साइलेंट, टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोस कॉन्ट्रैक्ट दैट आर इन्फर्ड थ्रू द conduct of the party without any word spoken or written। देखो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय इंप्लीकेशन होता है, यानी एक्ट के थ्रू होता है, एंड ये टेसिट जो होता है ये साइलेंटली परफॉर्म होता है, इनफर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, यानी ये डिपेंड करता है आपके एक्ट के थ्रू, यानी आपके एक्ट के ऊपर। जैसे क्लासिक एग्जांपल है एटीएम का, क्लासिक एग्जांपल है एटीएम का, ऑक्शन सेल का। एक बात बताओ, एटीएम में जाते हो तो क्या एटीएम से पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ए मेरे को तेरे से पैसे निकालने हैं, चल कॉन्ट्रैक्ट कर मेरे से, ऐसा होता है क्या? नहीं, तुमने अपने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, वही क्या है, तुम्हारा ऑफर है। फॉल ऑफ हैमर, अरे जब ऑक्शन होता है तो ऑक्शनर जो होता है वो 3 बार हथौड़ा गिराता है ना, याद करो वेलकम, वेलकम में बिड हुआ था तो ऑक्शन में, अरे मजनू भाई वाला पेंटिंग गधे के ऊपर, सॉरी घोड़े के ऊपर गधा वाला एग्जांपल याद है? फॉल ऑफ हैमर 1 2 3, ये क्या है, ये एक्ट है ना, ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, अगला क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो देखो क्या बोलता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बोलता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज रिजेंबल टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, it is created by law under certain circumstances, it is created by law under certain circumstances। ये जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है ये लॉ के तहत क्रिएट होता है कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में। जैसे अगर मैं बोलूं इन अदर वर्ड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ ईदर पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ईदर ऑफ द पार्टी, दोनों में से किसी का इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, लेकिन लॉ के इंपोज होने की वजह से, लॉ के इंपोज होने की वजह से वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। जैसे मान लो कि मिस्टर एक्स का मेरे को गिरा हुआ फोन मिला, मिस्टर एक्स का फोन गिर गया था, वो मेरे को मिला। अब एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मैंने उस फोन के ओनर को ढूंढा, उस फोन के ओनर को उसका फोन वापस कर दिया, यानी मिस्टर एक्स को मैंने उसका फोन वापस कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या मिस्टर एक्स ने बोला था मेरे को कि मेरा फोन गिरा तू मेरे को वापस कर देना, मिलेगा तो? नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, लॉ के एक सर्कमस्टांसेस के तहत कि भैया उसका फोन गुम, जिसका भी फोन गुम गया वो फोन करेगा, मैं उसको फोन उसका वापस लौटा दूंगा। उसको ढूंढने में जो भी रीजनेबल एक्सपेंस लगे होंगे, मैंने खर्च किया होगा उसको ढूंढने में, यानी मिस्टर एक्स को ढूंढने में जो भी मैंने रीजनेबल एक्सपेंस खर्च किया होगा वो मैं मिस्टर एक्स से रिकवर करेगा, वो मैं मिस्टर एक्स से रिकवर करेगा, ठीक है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया क्या होता है? वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होता है, यानी पार्टी का इंटेंशन नहीं होते हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है ई कॉन्ट्रैक्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। वैसा कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे इंटर ए कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड, a contract is entered into by 2 or more parties,
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं वाया यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस, वाया यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मींस, दैट मींस मोबाइल, लैपटॉप, ईटीसी के थ्रू अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या कहलाता है, ई कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, इन सब के साथ आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, यानी ई कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, ओके। नाउ तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह का हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का टाइप हुआ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि क्या है, इधर या तो रिटन है नहीं तो ओरल है, रिटन है नहीं तो बाय वर्ड्स यानी ओरल है। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, जो बाय इम्प्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में है उसको बोलते हैं इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, टेसिट का मतलब होता है साइलेंट, यानी वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टी के बिना बोले या बिना लिखे पार्टी के कंडक्ट के थ्रू कंफर्म हुआ है उसको बोलते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। कोजी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही होता है। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को यूज करके या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस को यूज करके हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट यानी वैसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे कॉन्ट्रैक्टिंग दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्जीक्यूट यानी हो जाना, कंप्लीट हो जाना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट एग्जीक्यूटरी यानी वैसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन जो है ना वो परफॉर्म करना बाकी है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस या फिर ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है, यानी ये जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन है वो फ्यूचर में परफॉर्म होगा। वो कब परफॉर्म होगा, फ्यूचर में। से फॉर एग्जांपल तुमने मेरे को फी पे कर दिया, तुमने 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 कोचिंग में कोचिंग में कोचिंग में रामू को फी पे कर दिया। क्या तुमने जिस दिन फी पे किया उसी दिन मैंने तुम्हें सारा पढ़ा दी, या मैं फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूं, तो भैया मैं जो है वो कब पढ़ाऊंगा, फ्यूचर में। तो इसी को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी तुमने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, मेरा पार्ट परफॉर्म करना बाकी है। तो अगर मैं इसको कोरिलेट करूं तो एक गाना तो बोल ही सकता हूं, अरे गाना सुने ना, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया बट परफॉर्मेंस अभी बाकी है। मैं बोल सकता हूं ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन परफॉर्मेंस अभी बाकी है, वैसे ही जैसे कि 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। क्लियर है, ओके। क्या भैया कहाँ से क्या क्या गाते रहते हो आप, क्या करें बेटा, तुम लोग को समझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो तुम लोग समझता नहीं है ना ऐसे। ओके, जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है ये दो तरीके का होता है, एक होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी यूनिलेटरल वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफा, प्यार नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं। वापस आ वापस आ वापस आ, सारे लोग वापस आ, पता नहीं अपने अपने दुनिया में खो गए सब। अरे यार चल वापस आ। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट जहां पे अदर पार्टी का ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, यानी एक ही पार्टी को प्रॉमिस परफॉर्म करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, जहां पे दोनों पार्टी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है उसको बोलते हैं बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का होता है जहां पे सिर्फ एक बंदे का परफॉर्मेंस बाकी है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, चलो जल्दी। नेक्स्ट ऑफर या प्रपोजल, ऑफर या प्रपोजल इसका सेक्शन है सेक्शन 2A, ऑफर या प्रपोजल का सेक्शन है सेक्शन 2A। अब देखो होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर, एक मिनट यार,
ऑफर या प्रपोजल। अब देखो, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything। अरे मैंने अपना विलिंगनेस किसी को दिखाया कि मैं ये करना चाहता हूं, दैट मीन्स मैंने बोला कि भैया ए अमरजीत सुनना इधर आ, मैं ना अपना पेन बेचना चाहता हूं, मैं अपना ये जो पेन है, ये जो मेरा पेन है, मैं अपना पेन बेचना चाहता हूं, दैट मीन्स मैंने अमरजीत को अपना विलिंगनेस दिखाया कि मैं ये पेन बेचना चाहता हूं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑफर या प्रपोजल। जब कोई इंसान अपना विलिंगनेस दिखाता है कुछ करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, ऑफर। और उस ऑफर पे जब वो असेंट ऑब्टेन कर लेता है, यानी मैंने ये जो ऑफर दिया ना, इस पे मेरे को अगर एक्सेप्टेंस यानी असेंट मिल गया, तो यही क्या बन जाएगा, प्रपोजल। यही क्या बन जाएगा, ठीक है। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the। और एक बात बता, हम तुमको अपना विलिंगनेस क्या दिखाएगा, हम तुमको अपना विलिंगनेस दिखाएगा ताकि हम क्या कर सके, तेरा असेंट ले सके। क्या कर सके, तेरा असेंट ले सके। ऑफ दैट ऑर्डर टू सच एक्ट और एब्सटीनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। अरे एक बात बता रे, एक बात बता, हमने, एक बात बता, मैंने तुमको क्या दिया, मैंने तुमको क्या दिया, मैंने तुमको विलिंगनेस दिखाई, मैंने तुमको विलिंगनेस दिखाया, मैंने तुमको प्रपोजल दिया कि मैं अपना पेन बेचना चाहता हूं, तुमने उस पे असेंट दिया। और जब प्रपोजल में असेंट मिल जाता है, यानी जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, अरे वही तो प्रॉमिस होता है। ठीक है, चल आगे बढ़। अब देखो एसेंशियल एलिमेंट क्या है प्रपोजल या ऑफर का, एसेंशियल एलिमेंट क्या है प्रपोजल या ऑफर का। देखो, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर। सुनना, एक बात बता, जो बंदा प्रपोजल देगा, जो बंदा प्रपोजल देगा उसको प्रॉमिसर बोलते हैं। जो बंदा प्रपोजल देगा उसको प्रॉमिसर या ऑफरर बोलते हैं। जो बंदा प्रपोजल देगा उसको प्रॉमिसर या ऑफरर बोलते हैं। एक वैलिड ऑफर होने के लिए, एक वैलिड ऑफर होने के लिए, एक वैलिड ऑफर होने के लिए द पार्टी मेकिंग इट मस्ट हिज एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग। सुनो, एक वैलिड ऑफर होने के लिए यार पार्टी अपना विलिंगनेस एक्सप्रेसली शो करेगा कि क्या या तो वो करना चाहता है या तो वो नहीं करना चाहता है। तो ये एक्सप्रेस होना चाहिए ना। जैसे वेर ए टेल्स बी, अरे ए बी को बोलता है, ए बोलता है हम तुमसे शादी करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ 2017। 2017 खत्म होते के साथ ही हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। अरे ये ऑफर नहीं हुआ, ये तो तुम सामने वाले को बता रहे हो। अरे सामने वाले से पूछो, बताओ मत, सामने वाले से पूछो विल यू मैरी मी बाय द एंड ऑफ 2017। ये ऑफर हुआ ना, या ये ऑफर हुआ हम तुमसे शादी करना चाहते हैं 2017 खत्म होते होते। ये तो हुआ कि मैं तुमको बता रहा हूं। तो बताना नहीं है, वैलिड ऑफर देने के लिए तुम्हारा विलिंगनेस देखा जाएगा कि तुम, एक कहावत सुना है ना, इंसान का जो ये इंसान जो बोलता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, यानी उसका टोन, यानी वो कैसे बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों के लिए हो सकता है। ऑफर जो है पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों चीजों के लिए हो सकता है। ठीक है, ऑफर पॉजिटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है और निगेटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है। ठीक है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद व्यू टू ऑब्टेन द असेंट। एक बात बताओ, हम अपना विलिंगनेस क्यों दिखाएंगे, ताकि हम सामने वाले से असेंट ले सके। हम अपना विलिंगनेस क्यों दिखाएंगे, ताकि हम सामने वाले से असेंट ले सके। अब देखो काइंड्स ऑफ ऑफर, अब देखो काइंड्स ऑफ ऑफर, काइंड्स ऑफ ऑफर। पहला चीज, ऑफर कैसे बनता है, ऑफर कैसे बनता है उसके बेसिस पे ऑफर दो तरह का होता है, और ऑफर किसके लिए बना है उसके बेसिस पे भी ऑफर दो तरीके का होता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। अब देखो, एक्सप्रेस ऑफर और इंप्लाइड ऑफर अपन ने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, कैसे बनता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अपन लोगों ने पढ़ लिया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस ऑफर क्या होगा, जब मैं बोल के या लिख के दूं वो एक्सप्रेस हुआ। इंप्लाइड ऑफर क्या होगा, जब मैं बोलूं या ना, जब जहां पे ना मैं बोलूं ना मैं लिखूं, मेरे इंप्लीकेशन के थ्रू मैं ऐसा एक्टिविटी करूं जिसकी वजह से लगे कि मैं तुमको ऑफर देना चाहता हूं। जैसे
दुकान वाले ने मेरे से पूछा, मैं जैसे दुकान पे गया, दुकान वाले ने मेरे को निकाल के एक आइसक्रीम पकड़ा दी, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स उसने ऑफर दिया, मैं एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। नाउ नाउ ऑफर किसके लिए बना है, तो जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। अब देखो ऑफर का क्लासिफिकेशन, ऑफर का क्लासिफिकेशन सबसे पहला जनरल ऑफर, ऑफर का क्लासिफिकेशन में सबसे पहला ऑफर है जनरल ऑफर। ऑन द बेसिस ऑफर के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर होता क्या है, जनरल ऑफर होता है वैसा ऑफर जो किसके लिए बना हो, पब्लिक एट लार्ज के लिए बना हो, यानी जो सबके लिए बना हो उसको बोलते हैं जनरल ऑफर। ऐसा ऑफर जो सबके लिए बना हो उसको बोलते हैं जनरल ऑफर, एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। अब इसका एक फेमस केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अब देखो इसमें हुआ क्या था, एक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी नाम से एक फेमस केस लॉ है कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ना एडवर्टीजमेंट निकालती है सेवरल न्यूज़पेपर में कि अगर मेरे बनाए हुए, अगर मेरे बनाए हुए मेडिसिन को, ड्रग को कंज्यूम करने के बाद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, अगर मेरे बनाए हुए ड्रग को कंज्यूम करने के बाद अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा होता है तो मैं उसे 100 यूरो का क्या दूंगा, इनाम दूंगा। इनाम नहीं दूंगा, 100 यूरो रिवॉर्ड में दूंगा, 100 यूरो रिवॉर्ड में दूंगा, यानी कंपनसेट करूंगा। अब हुआ क्या, एक लेडी मिसेस कार्लिल, कार्लिल नाम की एक लेडीज थी, उन्होंने इस स्मोक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का बनाया हुआ ड्रग यूज किया एज पर डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी ने जो डायरेक्शन दिया था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यूज किया, बट फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, बट फिर भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, यानी वो अफेक्टेड हो गई, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हेल्ड शी कुड रिकवर अमाउंट सेड बाय द स्मोक बॉल, शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर। एक बात बताओ, ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी था, क्या इसने जनरल ऑफर यानी न्यूज़पेपर में ऑफर निकाला था, दैट मींस ये जनरल ऑफर था? तो हाँ जी हाँ, ये जनरल ऑफर था। क्या इसको किसी ने भी, यानी जनरल ऑफर है तब तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो हाँ भैया कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब मिस्टर कार्लिल, जब मिसेस कार्लिल ने इस स्मोक बॉल को क्या किया, कंज्यूम किया, और वो फिर भी सफर कर गई उस चीज से, सफर कर रही थी उस चीज से, तो ये स्मोक बॉल कंपनी बोलता है कि हम आपके लिए थोड़े निकाले थे, हम थोड़े बोले थे आप कंज्यूम करो। तो कोर्ट ने क्या बोला, तुमने क्या दिया था, जनरल ऑफर दिया था, सेवरल न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला था कि कोई भी इसको कंज्यूम करता है उसके बाद भी अगर उसको कुछ होता है तो मैं उसको रिवॉर्ड या कंपनसेशन दूंगा, तो अब तुमको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये आप लोग पढ़ेंगे आगे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। जैसे स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, वैसा ऑफर जो किसी स्पेसिफिक और असर्टेन पर्सन के लिए बनाया गया हो, ऐसा ऑफर जो किसी स्पेसिफिक और असर्टेन पर्सन के लिए बनाया गया हो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर। जैसे 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 ले ना, ले जैसे ले, चलो लो, ये मिस्टर ए है, ये मिस बी को बोलता है आई वॉन्ट टू मैरी यू। अरे तो ये जो मिस्टर ए है, क्या ये पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, या ये किसी स्पेसिफिक लड़की को बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, किसी स्पेसिफिक लड़की को बोल रहा है ना कि आई वांट टू मैरी यू, तो ये क्या है, स्पेसिफिक ऑफर है। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस ऑफर, अगला क्या है, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है, अरे वैसा ऑफर जहां पे आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को चिपकाते हैं, वैसा ऑफर जहां पे आइडेंटिकल ऑफर एक दूसरे को चिपकाते हैं, एक दूसरे का ऑफर इग्नोर करके, यानी मैं जो बोल रहा हूं वही सामने वाला भी बोल रहा है, यानी मैं जो ऑफर तुमको दे रहा हूं तुम भी मेरे को सेम ऑफर दे रहे हो, वैसे ऑफर को बोलते हैं क्रॉस ऑफर। नेक्स्ट होता है काउंटर ऑफर, अगला क्या होता है, काउंटर ऑफर। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर, ऐसा ऑफर जिसमें एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होता है, जिसमें ऑफर के एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन होता है। काउंटर करने का मतलब, जैसे व्हेन द ऑफरी ऑफर टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, अरे जहां पे ऑफरी ने ऑफर का एक्सेप्टेंस तो दिया लेकिन
उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके दिया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके दिया, तो ऐसे ऑफर को बोलते हैं काउंटर ऑफर। ठीक है। और स्टैंडिंग ऑफर होता है कि वैसा ऑफर जो क्या है, जो ओपन है, कंटिन्यूइंग है बहुत समय के लिए, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर। ठीक है। अब देखो, एक ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या क्या एलिमेंट ऑफर में मौजूद होना चाहिए, ऑफर वैलिड हो उसके लिए ऑफर में क्या क्या एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, एस्टिमेट में क्या क्या एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। सबसे पहला, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। एक बात बताओ, ऑफर है तो इसमें क्या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना मैंडेटरी है? जी हाँ, इसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना जरूरी है। ऑफर जो है वो सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ऑफर जो है वो सर्टेन एंड डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑफर जो है मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, ऑफर जो है वो मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। अरे जिसके लिए तुमने ऑफर बनाया है क्या तुम उसको बताओगे? जिसके लिए तुमने ऑफर बनाया है क्या ऑफर सामने वाले को पता होना चाहिए। जैसे जैसे चल आ जाओ, मैं अपने दिल की बात बता देता हूं। जैसे मैंने 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 ना, यानी एडी ने गैल गडोट, वंडर वुमन वाली महिला, वंडर वुमन वाली महिला को मैंने एक मेल किया, बोला दैट आई वांट टू मैरी यू। अरे तो मैंने अपना ऑफर कम्युनिकेट किसको किया? उस स्पेसिफिक गर्ल को ना, उस स्पेसिफिक लड़की को ना, दैट आई वांट टू मैरी यू। यानी ऑफर जिसके लिए बनाया गया है क्या उसको कम्युनिकेट होना चाहिए। तो जी हाँ, ऑफर जिसके लिए बनाया गया है उसको कम्युनिकेट होना चाहिए। अब देखो, इसका एक लैंडमार्क केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऊपर में मैंने बताया था कि ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब देखो हुआ क्या, गौरी दत्त गौरी दत्त का जो सर्वेंट है लालमन शुक्ला, हुआ क्या, गौरी दत्त का मिसिंग नेफ्यू ट्रेस करके यानी ढूंढ के लाया। लेकिन जब लालमन शुक्ला लालमन शुक्ला जब वो मिस्टर, ऐसे समझो, गौरी दत्त का नेफ्यू खो जाता है, गौरी दत्त क्या बोलता है कि मेरे भांजे को ढूंढ के लाओ। ठीक है। लालमन शुक्ला निकल जाता है उसका भांजे को ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो भांजे को ढूंढता रहता है तो गौरी दत्त रिवॉर्ड अनाउंस करता है कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा। ठीक है। लेकिन हुआ क्या, लालमन शुक्ला को ये पता नहीं था, रिवॉर्ड का अनाउंसमेंट वो सुना नहीं था। वो क्या किया, वो उसका भांजा ढूंढ के लाया और उसको क्या कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, यानी उसको दे दिया। बाद में जब गौरी दत्त को बाद में जब लालमन शुक्ला को पता चला कि अरे भाई मालिक ने रिवॉर्ड अनाउंस किया हुआ था, तो चलो ढूंढ के तो हम ही लाए हैं, रिवॉर्ड क्लेम कर लेते हैं। लेकिन गौरी दत्त ने बोला, बेटा जब मैंने रिवॉर्ड अनाउंस किया था तो क्या तूने रिवॉर्ड सुना था? तो बोला मालिक नहीं। तो बोला तेरे को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तेरे को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है। यानी जो ऑफर ऑफर जो है वो ऑफरी को कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी ऑफर ऑफरी को कम्युनिकेट होना मांगता है। ठीक है। अब देखो, ऑफर इसलिए बनाएंगे ताकि हम क्या ऑब्टेन कर सके, ऑफरी का कंसेंट ले सके। ठीक है। इट में भी कंडीशनल, ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस और व्हिच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सुनना, ऑफर जो है बताता हूँ, ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है सब्जेक्ट टू एनी टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है। आप चाहें तो ऑफर में कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है। ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ये लिखा हुआ है मे का मतलब, मे का मतलब मे का मतलब बताओ बच्चों, ऑप्शनल। मे का मतलब ऑप्शनल। ठीक है। अगला क्या बोलता है, ऑफर शुड नॉट कंटेन, सॉरी, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म the non-compliance of which amount to acceptance. Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, the offer would be considered be accepted. That means आप ही नहीं बोल सकते कि अरे आपको समय दिए थे हम ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उस समय के भीतर तुमने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मानेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। ये क्या हुआ, जैसे तुम ये किसी को नहीं बोल सकते, चलो एक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, देख देख तुम्ही लोग के लिए एग्जाम्पल बनाए हैं, देख ये है रामू, ये है मिस्टर ए, ये मिस बी को बोलता है, मिस्टर ए ने मिस बी को प्रपोज किया।
ठीक है, और बोला अगर 7 दिन के अंदर तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि तुम भी मेरे से प्यार करती हो। क्या ये तो सही है? तो जी हाँ, ये सही नहीं है। दैट मीन्स अगर सामने वाला कुछ नहीं बोला इसका मतलब हाँ नहीं है, अगर सामने वाला कुछ नहीं बोलता इसका मतलब हाँ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ऑफर जो है वो स्पेसिफिक और जनरल दोनों हो सकता है, ऊपर में पढ़े थे स्पेशल ऑफर, जनरल ऑफर। ठीक है, अब देखो, अब देखो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर। अब दो टर्म आता है, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। अब देखो, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर क्या सेम होता है? इनविटेशन टू ऑफर या ऑफर सेम होता है? तो जी नहीं, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर दोनों सेम नहीं होता है। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है भैया? इनविटेशन टू ऑफर होता है मतलब आप आओ और मेरे को ऑफर दो। एग्जाम्पल, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस और विदाउट प्राइस। एक बात बताओ, मॉल में जो भी गुड्स लगा होता है डिस्प्ले में, उसका मतलब क्या होता है कि दुकान वाला तुमको ऑफर कर रहा है कि हाँ भैया मैं शर्ट बेचना चाहता हूँ, क्या आप ये शर्ट खरीदना चाहते हो? जी नहीं, वो क्या होता है? इनविटेशन होता है। अरे आप आओ, हम इनवाइट कर रहे हैं आपको कि आप आके मेरे को ऑफर दो। मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको कि आप आके मेरे को क्या दो? ऑफर दो। ठीक है, और अब दुकान वाले के ऊपर डिपेंड करता है, शॉप वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम क्या नहीं कर सकते? देखो तुम क्या नहीं कर सकते, से फॉर एग्जाम्पल कि तुम शॉप में गए, ठीक है, वहां पे मैनिक्विन को कपड़ा पहनाया हुआ था, तुम शॉप में जाते हो, मैनिक्विन को कपड़ा पहनाया हुआ था, तुम क्या कर रहे हो? अब उस मैनिक्विन का कपड़ा उतार के पहन रहे हो, तुम उस मैनिक्विन का कपड़ा उतार के खुद ही पहन रहे हो। दुकान वाला बोलता है अरे पागल हो क्या, क्या कर रहे हो? तो तुम बोलते कि भैया आपने ऑफर दिया, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो बोलता है भैया नहीं, एक मैं ऑफर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप आके मेरे को ऑफर दो, ना कि मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। तो इनविटेशन टू ऑफर जो है, सॉरी, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस हो या विदाउट प्राइस हो, इसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ ऑक्शन सेल। अगर ऑक्शन सेल का अनाउंसमेंट होता है दैट मींस वो भी इनविटेशन टू ऑफर होता है। उसमें ऑफर दिया, इनवाइट किया जाता है कि आप आके मेरे को ऑफर दो, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा। अरे तभी तो होता है 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 फाइनल गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर द प्रोडक्ट। अरे मैं अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूं, तुमसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं। नेक्स्ट, निगोशिएशन, प्राइस निगोशिएशन, ये भी ऑफर नहीं होता। या फिर न्यूज़पेपर में जो एडवर्टीजमेंट मिलता है वो भी ऑफर नहीं होता, या प्रोस्पेक्टस जो कंपनी इशू करती है वो भी ऑफर नहीं होती है। प्रोस्पेक्टस भी जो है ये ऑफर नहीं होती। तो इतने सारे एग्जांपल थे इनविटेशन टू ऑफर के, और इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर दोनों अलग अलग होता है। याद कर लो, इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफर जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। ऑफर जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों होगा। ऑफर जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ऑफर हमारा खत्म हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का सेक्शन है सेक्शन 2B। ठीक है, एक्सेप्टेंस क्या होता है? अरे मैंने जिसको ऑफर दिया या मैंने जिसको प्रपोजल दिया और उसने मेरे ऑफर के ऊपर, मेरे प्रपोजल के ऊपर अपना एसेंट दे दिया, तो जब प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट हो गया, ये बन गया प्रॉमिस। ये बन गया क्या? प्रॉमिस। अरे एक्सेप्टेंस का मतलब क्या? मैंने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, वही तो एक्सेप्टेंस हुआ। आगे बढ़ना, क्या इतना दिमाग लगा रहा है? चल देख, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। देखो, लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए क्या क्या रूल फॉलो, क्या क्या रूल्स होने चाहिए। सबसे पहला, अरे मैंने जिसको ऑफर दिया एक्सेप्टेंस भी वही देगा ना, मैंने जिसको ऑफर दिया एक्सेप्टेंस भी वही देगा ना। ऐसे समझ से फॉर एग्जांपल देखो, मिस्टर ए ने मिस बी को ऑफर दिया कि तुम मेरे से शादी करोगी। ए ने बी को बोला विल यू मैरी मी, बट बी की फ्रेंड बोलती है
ए को, यस आई विल। अरे गोगी, क्या इसने तुमको ऑफर दिया था जो तुमने इसका एक्सेप्टेंस दिया? नहीं, इसने ऑफर किसको दिया था? मिस्टर मिसेस बी को दिया था, तो इसका एक्सेप्टेंस भी किसको देना चाहिए? इसका एक्सेप्टेंस मिस बी को देना चाहिए। ठीक है, यानी 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 भैया जिसके लिए ऑफर बना है एक्सेप्टेंस भी वही देना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेटेड होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूं। एक बात बताओ, जिस तरीके से ऑफर कम्युनिकेटेड था उसी तरीके से एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेटेड होगा। मतलब भैया एक बात बताओ, मैंने यानी तेरे भाई ने वंडर वुमन को क्या करा था? वंडर वुमन को क्या करा था? ऑफर दिया था दैट आई वांट टू मैरी यू। ये इसने क्या किया? इसने वो मेल पढ़ा बट इसने उस मेल का रिप्लाई नहीं किया। मैं 2-3 साल वेट किया, उसके बाद मैंने थक हार के मैंने कर ली शादी। मैं बोला यार उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, कर लो शादी। बट उसके शादी करने का मन था। देखो भाई का जलवा, उसका शादी करने का मन था, लेकिन उसने मुझे क्या नहीं दिया? उसने मुझे मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस या रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। जब तेरा भाई, जब तुम्हारा भाई ले रहा था यह है अग्निकुंड, इसके तरफ फेरा, क्या कर रहा था? इसके तरफ ले रहा था। जब तुम्हारा भाई फेरे, जब मैं ले रहा था यहां पे फेरे, ये देखो, जब मैं यहां पे ले रहा था फेरे फेरे, तो क्या हुआ? तब आ गई कौन? तब आ गई कौन? जिसको मैंने ऑफर दिया था, यानी वंडर वुमन। कौन आ गई? गैल गडोट। उसने क्या बोला? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो मैंने बोला धोखा किस बात का? बोले कि तुम मेरे को लेटर लिखते हो, तुम मेरे को मेल करते हो कि दैट आई वांट टू मैरी यू, और तुम शादी करते हो किसी और से। तो मैंने बोला कि दीदी मैंने वेट भी तो किया 3 साल, 3 साल के अंदर आपका रिप्लाई नहीं है तो मैंने इससे शादी कर ली, और ये गलत नहीं है। तो एक्सेप्टेंस भी क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? कम्युनिकेटेड। समझे? हाँ सर समझ गए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, समझ गए तो। नेक्स्ट एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब मोड, यानी मैंने जिस मोड में ऑफर दिया उसी मोड में एक्सेप्टेंस भी मिलना चाहिए। अगर मैंने तुमको मेल किया है तो एक्सेप्टेंस भी, मैंने ऑफर अगर मेल के थ्रू किया है तो एक्सेप्टेंस भी मुझे मेल के थ्रू मिलना चाहिए। अगर मैंने तुमको वाया रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा है ऑफर, तो तुमको एक्सेप्टेंस भी रजिस्टर्ड पोस्ट में देना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी, एक्सेप्टेंस जो है वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम मिल जाना चाहिए, यानी टाइम लिमिट के अंदर मिल जाना चाहिए। अदरवाइज वही वंडर वुमन वाला हाल होगा, मैं किसी और के साथ निकल जाऊंगा, फिर गाते रहना मैं किसी और का हूं फिलहाल तेरा हो जाऊं। स्टुपुलेशन नहीं होना चाहिए, स्टुपुलेटर नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद रीजनेबल टाइम, एक्सेप्टेंस जो है वो रीजनेबल टाइम के अंदर दिया होना चाहिए, यानी ऑफर लैप्स होने के पहले। एक बात बताओ, शॉपिंग मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, तो क्या ऑफर लैप्स होने के बाद जाते हो? ऑफर लैप्स होने के बाद बोलते भैया ऑफर था, तो दुकान वाला बोलता है भैया ऑफर तो परसों तक था, आप तो आ जा रहे हो, ऑफर खत्म, आपको यही लेना पड़ेगा, इसी प्राइस पे लेना पड़ेगा। ठीक है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अरे चुप्पी एक्सेप्टेंस नहीं होती। तुम चुप हो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्सेप्टेंस है। गांजा लोग, हट कथा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस जो है वो कंडक्ट के थ्रू दे सकते हो, या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस जो है वो बाय कंडक्ट भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड दोनों हो सकता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक बात बताओ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब, अरे ऑफर कब कम्युनिकेट माना जाएगा? ऑफर कब कम्युनिकेट माना जाएगा? जब जिसके लिए मैंने ऑफर बनाया है, जिसके लिए मैंने ऑफर बनाया है, जिसके लिए मैंने ऑफर बनाया है, और उसके नॉलेज में वो ऑफर आ जाए तो माना जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होगा? जब जिसके लिए मैंने ऑफर बनाया है और उसके नॉलेज में वो ऑफर आ जाए तो माना जाएगा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया।
देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब देखो बेटा, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कैसे करोगे, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कैसे होगा, देखो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अरे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी जब ऑफरर को, एक बात बताओ, जब जिसको ऑफर देना था उसके नॉलेज में मेरा ऑफर आ गया, दैट मींस ऑफरी के नॉलेज में अगर मेरा ऑफर आ जाता है तो माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया। जब ऑफरर के नॉलेज में एक्सेप्टेंस आ जाता है, जब ऑफरर के नॉलेज में क्या आ जाता है कि हाँ ऑफरी ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसको बोलते कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरर। यानी जब ऑफरर के नॉलेज में आ जाए कि हाँ भैया मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाता है। अब देखो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मोड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मोड, सबसे पहला कम्युनिकेशन बाय एक्ट। बाय एक्ट में क्या आएगा, वेदर इट इज रिटन और ओरल। अगर बाय एक्ट आ रहा है तो या तो वो रिटन होगा नहीं तो ओरल होगा, ठीक है, या फिर एक्टिंग और मेकिंग साइन, ठीक। एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन, टू डू समथिंग, यानी तुमने कुछ ऐसा किया, यानी तुम्हारा कुछ हरकत जिससे कि लगा कि हाँ तुमने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। अब एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, अरे कंडक्ट के थ्रू भी तो दे सकते हो, जैसे फॉर इंस्टेंस डिलीवरी ऑफ गुड्स एट ए प्राइस बाय द सेलर टू अ विलिंग बायर will be understood as communication by conduct to convey acceptance, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है, अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर यानी, प्रपोजर का मतलब जिसने ऑफर दिया, देखो when it put in the course of transmission to him so that so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। अरे सिंपल सा टर्म में बोलूं, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होता है ऑफरर के साइड से, जब उसके औकात के बाहर चला जाए, यानी जब वो विड्रॉ ना कर सके, जब वो विड्रॉ ना कर सके अपने कम्युनिकेशन को, अपने ट्रांसमिशन को, अपने एक्सेप्टेंस को, तो उसको बोलेंगे क्या कि प्रपोजर के अगेंस्ट में क्या कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, यानी जो उसको एक्सेप्ट करेगा। व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, एक्सेप्टर के साइड से कब माना जाएगी वो कंप्लीट हुआ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसके नॉलेज में आ गया, प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए तो। अब देखो एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स। अरे एक्सेप्टेंस हम टेलीफोन के ऊपर भी तो दे सकते हैं, से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को मैंने फोन किया कि मैं अपना पेन बेचना चाहता हूं, मैं अपना पेन बेचना चाहता हूं, ठीक है। मिस्टर, मैंने क्या किया था, कॉल किया है, मैं कॉल पे दे रहा हूँ एक्सेप्टेंस, कॉल पे मैं एक्सेप्ट रिसीव कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं अपना फोन बेचना चाह रहा हूँ तुमको, क्या तुम मेरा फोन खरीदना चाहते हो, इतने में फोन गया कट, यानी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने जैसे फोन किया उसने बोला हाँ बोलो, तो मैंने बोला मुबारक हो, एक्सेप्टेंस ऑफर कंप्लीटेड, तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तुमने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो बोलते कौन सा ऑफर, तो मैंने बोला वही जो मैं अपना अभी फोन तेरे को बेच रहा था। तुमने बोला हाँ बोलो, दैट मीन्स ये ऑफर कंप्लीट हो गया। तो इसके ऊपर एक केस लॉ है, इंटोर लिमिटेड वर्सेस माइल फार ईस्ट कॉर्पोरेशन। एक केस लॉ है कि अगर बेटा कॉल ड्रॉप हो जाता है, या डिस्टर्बेंस हो जाता है लाइन में, तो तुमको फिर से वो सारी चीजें रिपीट करनी होंगी, ठीक है, तुमको वो फिर से सारी चीजें रिपीट करनी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस स्पेशल कंडीशन, जहां पे कुछ स्पेशल कंडीशन मेंशन्ड किया हुआ हो तो कम्युनिकेशन उसी स्पेशल कंडीशन के तहत देना पड़ेगा, अदरवाइज वो कम्युनिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अरे परफॉर्मेंस कम्युनिकेट कैसे होगा, तो सबसे पहले विद द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर। प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कब होगा, तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रपोजर व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। सुनो,
जब एक्सेप्टर के पावर से, जब एक्सेप्टर के हाथ से, जब एक्सेप्टर के रीच से परफॉर्मेंस, कौन सा परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्टर के रीच से, जब एक्सेप्टर के रीच से क्या निकल जाए, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, तो माना जाएगा प्रपोजर के साइड से कि एक्सेप्टेंस, तो माना जाएगा प्रपोजर के साइड से कि कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो फिर है, देखो क्या बोलता है, एन ऑफर टू बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस must contain defined promise by the offerer that would be bound by delivery bound provide the term specified by the him are accepted। अब देखो, an offer may be made either to a particular person or to public at large। बोल रहा है ऑफर जो है वो या तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो सकता है या फिर पब्लिक एट लार्ज के लिए हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो या फिर पब्लिक एट लार्ज, वो किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, जब इट वुड बी कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए, जब प्रपोजर के नॉलेज में आ जाए तो एक्सेप्टर के व्यू पॉइंट से कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस कंप्लीट माना जाएगा जब एक्सेप्टर के पावर से, एक्सेप्टर के रीच से एक्सेप्टेंस यानी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला जाए परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस, तो प्रपोजर के व्यू पॉइंट से वो कंप्लीट माना जाएगा। अब देखो रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है, तो जी हाँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है। देखो ऑफर रिवोक कब होगा, जब ऑफर रिवोक कब होगा, ध्यान से सुनो, ऑफर रिवोक कब होगा, जब जिसके लिए मैंने बनाया है उसके नॉलेज में वो ऑफर ना आए, उसके पहले तुम ऑफर रिवोक कर सकते हो। सामने वाले के नॉलेज में आने से पहले तक तुम अपना ऑफर रिवोक कर सकते हो। एक्सेप्टेंस भी ऑफरर के नॉलेज में आने से पहले एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकता है। ऑफर रिवोक कब तक हो सकता है, ऑफरी के नॉलेज में आने से पहले। देखो क्या लिखा हुआ है, एज अगेंस्ट द पर्सन टू हु मेक्स इट व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made so as to out of the power of the person who make it, यानी जिसने बनाया उसके पावर से, उसके रीच से निकल जाए उसके पहले तुम क्या कर सकते हो, अपना ऑफर रिवोक कर सकते हो। ऑफर रिवोक कब कर सकते हैं, ऑफरी के नॉलेज में आने से पहले। एक्सेप्टेंस रिवोक कब कर सकते हैं, ऑफर के नॉलेज में आने से पहले। अब क्या लिख रहा है, एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made when it come to the knowledge। अरे जब उसके नॉलेज में आ गया, तो तुम क्या कर सकते हो, अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकते, यानी उसके नॉलेज में आने से पहले तुमको अपना ऑफर रिवोक करना होगा। ठीक है, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, अरे थ्रू पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते क्या, एज एक्सेप्टेंस इंग्लिश लॉ once the letter of acceptance is properly posted the contract are concluded। बेटा क्या बोल रहा है, थ्रू पोस्ट में इंग्लिश लॉ क्या बोलता है, सुनना, इंग्लिश लॉ क्या बोलता है, इंग्लिश लॉ बोलता है कि अगर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रॉपरली पोस्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इंडियन लॉ क्या बोलता है, अरे अपन लोग जुगाड़ू आदमी है, देखो क्या बोलता है, एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। अरे एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है कभी भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर के पास पहुंचने से पहले। एक्सेप्टर अपना ऑफर कभी भी रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर के पास पहुंचने से पहले। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन के ऊपर हुआ है तो थ्रू म्यूचुअल मीटिंग करके तुम अपना ऑफर रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकते हो। अब देखो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल otherwise than by communication। When a proposal is made, the proposer may not wait identifiably for acceptance, therefore can be revoked otherwise than by communication or sometime by lapse। देखो अगर ऑफर लैप्स कर जाता है या कभी कम्युनिकेट नहीं होता है, उस केस में भी ऑफर लैप्स हो जाता है। अब देखो नाउ, अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक
मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, यानी ऑफर को रिवोक करने का कितना तरीका हो सकता है, तो ऑफर को रिवोक करने का तरीका है टोटल 9। पहला नोटिस ऑफ रिवोकेशन देके, अरे तुम मना कर दो कि हाँ, तुम मना कर दो कि मैं अपना ऑफर या अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा हूं, मैं अपना ऑफर रिवोक कर रहा हूं, ऑफर रिवोक हो जाएगा। टाइम लैप्स होगा, ऑफर रिवोक हो जाएगा। कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगा, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन के केस में तुम्हारा ऑफर रिवोक हो जाएगा। अगर जिसने तुम्हें ऑफर दिया वही सेलर जाए तो ऑफर रिवोक हो गया। काउंटर ऑफर के केस में ओरिजिनल ऑफर रिवोक हो जाता है। अगर प्रिस्क्राइब और यूजुअल मोड में तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो तुम्हारा ऑफर रिवोक हो जाएगा। सब्सिक्वेंट इलीगलिटी हो गया, यानी जिस चीज के लिए तुमने ऑफर दिया था वो चीज बैंड हो जाए तो तुम्हारा ऑफर जो है वो इलीगल हो जाएगा। तुम ऑफर को अगर ऑफर को रिजेक्ट कर दिए तो ये भी क्या है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का एक केस है। नेक्स्ट क्रॉस ऑफर, जहां पे आइडेंटिकल ऑफर तुम एक दूसरे को चिपका रहे हो तो वो भी क्या माना जाएगा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर के कितने पॉइंट है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर के टोटल 9 पॉइंट है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे होता है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन, द एंड। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। एंड काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोग के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, एंड नीचे कुछ क्वेश्चन है, नीचे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नीचे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें बेसिक क्वेश्चन दिए हुए, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं। केस लॉ मेंशन नहीं है इसमें, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है। याद रहे, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं फिर। एक चीज और, कंसिडरेशन का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पोस्ट किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, तो मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा, तो कंसिडरेशन आप वहां से कर लेना। थर्ड चैप्टर अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से कर सकते हो। एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी एक वीडियो दिया, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या कर सकते हो, जो वीडियो बेसिक बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग कवर करेंगे आगे, ठीक है, जहां से नहीं हुआ है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर। ओके बाय।